हेलो गाइस जी, देखिए अगर जिज्ञासा क्लासेज में आपका स्वागत है। और हमने जो पढ़ा था दोस्तों क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी चल रहा था दोस्तों, और उसी को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि आज हम देखेंगे दोस्तों संसाधनों का विकास देखेंगे दोस्तों। क्या देखेंगे? संसाधनों का विकास देखेंगे दोस्तों। संसाधनों का विकास क्या है दोस्तों? संसाधन हमारे धरातल पर जो मौजूद है दोस्तों असीमित है दोस्तों। कैसे असीमित है? और लोगों ने इनका अंधाधुंध तरीके से प्रयोग किया है, जिससे कुछ समस्याएं क्या हो रही है दोस्तों? पैदा हो रही है। तो इससे संसाधन कुछ व्यक्तियों के लालच से संसाधन के कैसे होते जा रहे हैं दोस्तों? कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में सिमटते जा रहे हैं, और जिससे कि समाज है जो अमीर और गरीब में बढ़ता विभाजित होता जा रहा है। इसको देखेंगे दोस्तों। जैसे कि देखिएगा दोस्तों, मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया है, जिससे समस्याएं क्या हो रही है दोस्तों? पैदा हो रही है। तो कुछ व्यक्तियों के लालच से संसाधनों का क्या हो रहा है दोस्तों? हास हो रहा है। कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए तो कुछ को नहीं मिले। इससे समाज किस में बट गया है दोस्तों? अमीर और गरीब में बट गया है। संसाधनों का शोषण के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है दोस्तों? जैसे कि संसाधन है, संसाधनों का अपन ने अगर दिन प्रतिदिन क्या किया दोस्तों? उपयोग में लिया, तो उनके परिणाम स्वरूप कुछ हानिकारक प्रभाव भी सामने आते हैं। जैसे कि हमारे वायुमंडल में एक ओजोन गैस विद्यमान है दोस्तों। क्या है? जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या दे रखा है दोस्तों? वायुमंडल दे रखा है। और वायुमंडल में ये यहाँ पे एक ओजोन गैस दे रखी है दोस्तों। कौन सी गैस दे रखी है? ओजोन। और उस गैस ओजोन गैस में क्या हो रहा है दोस्तों? संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग के परिणाम स्वरूप ओजोन गैस में छिद्र हो रहा है दोस्तों। ये अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया। और ग्लोबल वार्मिंग, तापमान जैसी समस्याएं हमें दिन प्रतिदिन देखने के लिए मिल रही है, और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, संसाधनों के शोषण के परिणाम स्वरूप ओजोन गैस में क्या हो गया दोस्तों? छिद्र हो गया, और ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। आगे देखिएगा दोस्तों, सतत पोषणीय विकास, जैसे कि कंटिन्यू अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है दोस्तों। संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। अगर इसी प्रकार से इनका अंधाधुंध प्रयोग होता रहा, तो आने वाली भावी पीढ़ियों की आवश्यकता को ये संसाधन नहीं मिल पाएंगे, जिस कारण से लोगों ने एक इसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए इसका ही नाम दिया था दोस्तों, सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास को देख लीजिएगा दोस्तों। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो दोस्तों। विकास तो हो, लेकिन कैसा हो? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। आने वाली भावी पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाए, और उन्हें संसाधन इससे मिल सके। इसे ही अपन क्या कहते हैं दोस्तों? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। एक देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन देखिएगा दोस्तों। पृथ्वी सम्मेलन को अपन अर्थ सम्मेलन भी कहते हैं दोस्तों, रियो सम्मेलन भी कहते हैं। और यह है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंतर्गत। जैसे कि ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है दोस्तों, ब्राजील। और ब्राजील के तट पर ब्राजील में एक रियो सम्मेलन हुआ था दोस्तों। रियो तट है दोस्तों, वहीं पर रियो सम्मेलन हुआ था, जिस कारण से इसका नाम रियो सम्मेलन पड़ा था। इसी को अपन अर्थ सम्मेलन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें दे रखा है दोस्तों, ये हो जाएगा रियो सम्मेलन, ये हो जाएगा पृथ्वी को ये अपन अर्थ सम्मेलन बोलते हैं। हुआ कब था दोस्तों? 1992 में हुआ था दोस्तों। तो आगे देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था दोस्तों। इसका आयोजन ब्राजील के कहाँ हुआ था दोस्तों? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और किन को लेकर हुआ था तो दोस्तों? एक तो ग्लोबल वार्मिंग से ऐसे संबंधित थे, और एक है जलवायु परिवर्तन जैसे क्या थे दोस्तों? इसमें मुद्दे थे। आगे देखिएगा दोस्तों, 21 एजेंडा क्या है दोस्तों? 21 एजेंडा एक घोषणा पत्र है दोस्तों। यूएनए में सम्मेलन स्वीकार किया गया दोस्तों। और ये सम्मेलन का नाम ही क्या था? UNCEP 1992 में हुआ दोस्तों। कब हुआ था? 1992 में। इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों क्या था? सतत विकास, आने वाली भावी पीढ़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाने वाला विकास ही क्या था दोस्तों? एक एजेंडा 21 था दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, संसाधन नियोजन देखिए। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन उचित उपयोग की तकनीकी कौशल से है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसी प्रकार से संसाधनों का उपयोग करते रहे, तो आने वाली जो भावी पीढ़ी उनको संसाधन नहीं मिल पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने एक संसाधन नियोजन की प्रक्रिया अपनाई। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया यही है कि संसाधनों का उचित रूप से क्या करना है? अपन को प्रयोग करना है। उचित रूप से देखिएगा,
पहले संसाधनों की पहचान करनी है, कौन कौन से संसाधन है उनकी लिस्ट बनानी है, उनके मानचित्र में दर्शाना है, उनको योजना से लागू करने के लिए नई टेक्नोलॉजी क्या करनी है दोस्तों, तैयार करनी है। क्या करनी है, नई टेक्नोलॉजी तैयार करनी है। आगे देखिएगा, इसमें संसाधन कैसे है, सीमित है और उनका वितरण कैसा है, ऐसा मानव विवेक उपयोग के लिए नियोजन कैसा है, एक महत्वपूर्ण है। और कुछ संसाधन तो कैसे हैं दोस्तों, अनवीकरणीय, जिनका एक बार प्रयोग में लेने के पश्चात पुनः दोबारा से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आगे देखिएगा, जैसे कि ये दे रखा है, संसाधन विकास की योजनाएं, राष्ट्रीय और विकास योजनाओं में तालमेल। आगे नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, औपनिवेशिक इतिहास हमें बताता है कि संसाधन देश के विदेशी आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षक रहे थे। संसाधनों की वजह से ही विदेशियों ने एक देश से दूसरे देश के ऊपर आक्रमण किए थे। आगे देखिएगा, बेहतर टेक्नोलॉजी के कारण उन्होंने संसाधनों का क्या किया था, शोषण किया था। आपको पता है प्राचीन काल में भारत भी एक औपनिवेशिक रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ से संसाधनों को विदेशी बाहर ले जाके नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे ही भारत में बेचते थे। तो संसाधन एक, आगे देखिएगा, संसाधन तभी किसी देश के विकास कर सकते हैं, तभी किसी देश का विकास कर सकते हैं जब उसके पास में क्या होगी, टेक्नोलॉजी होगी। संसाधन है जो तभी एक देश का विकास कर सकते हैं जब उसके पास में बेहतर क्या होगी, टेक्नोलॉजी होगी। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से समस्याएं पैदा हो सकती है दोस्तों। अगर अपन ने संसाधनों का अंधाधुंध तरीके से प्रयोग किया तो ये समस्याएं पैदा हो सकती है, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती है, आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो ये सब समस्याएं क्या हो सकती हैं, पैदा हो सकती है। तो भू संसाधन, भूमि भी एक क्या है, संसाधन है, अर्थ भी एक संसाधन है। जैसे कि आप देख सकते हो, भूमि पर हम रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये आर्थिक रूप से क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, इसलिए भूमि भी एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और आपको पता है अगर भूमि नहीं होगी तो क्या जीवन संभव, वन्य जीवन संभव हो पाएगा, मानव जीवन संभव हो पाएगा। और परिवहन भी कहाँ संपन्न होता है दोस्तों, भूमि पर। कृषि कार्य भी कहाँ करते हैं अपन, भूमि करते हैं। आगे देखिएगा, यह सब कहाँ पे मौजूद है, भूमि पर ही तो मौजूद है दोस्तों। कहाँ मौजूद है, भूमि पर। तो भू उपयोग किस किस में हो रहा है, वन में हो रहा है, बंजर भूमि में हो रहा है, गैर कृषि भूमि जैसे कि सड़क इमारत में हो रहा है, स्थायी चारागाह में हो रहा है, उपवन में हो रहा है भूमि का उपयोग। कृषि योग्य बंजर भूमि जैसे एक बार ये इसको देख लेना, बंजर भूमि किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बार बार से पूछा जाता है दोस्तों, बंजर भूमि किसे कहते हैं। तो 5 साल से जिस पर खेती ना की जाती हो उसको अपन कौन सी भूमि कहेंगे, बंजर भूमि। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रति भूमि किसे कहते हैं, जैसे 1 साल से खेती न की गई हो, 1 साल से खेती न की गई हो उसे अपन प्रति भूमि कहेंगे। जबकि बंजर भूमि जिसमें 5 साल से खेती न की गई हो। और पुरातन प्रति भूमि किसे कहेंगे, 1 से 5 साल तक खेती न की गई हो, 1 से 5 साल तक खेती न की गई हो। एक हो जाएगा शुद्ध एवं निवल बोया गया क्षेत्र, 1 वर्ष में 1 से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। आगे देखिएगा, भूमि का निम्नीकरण, क्या देखेंगे, भूमि का निम्नीकरण देखेंगे दोस्तों। तो भूमि का निम्नीकरण भूमि का ह्रास है दोस्तों। क्या है, भूमि का ह्रास। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी करेगी क्या नहीं करेगी, हमारे पूर्वजों ने भी किया है और आने वाली पीढ़ी भी भूमि का क्या करेगी, उपयोग करेगी। लेकिन भूमि का उपयोग, भूमि के उपजाऊपन में क्या हो रही है दोस्तों, कमी आ रही है। इसके भूमि के निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप भूमि के उपजाऊपन में क्या आ रही है दोस्तों, कमी आ रही है। अब देखिएगा, भूमि का निम्नीकरण क्यों हो रहा है, क्यों, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो दोस्तों एक तो वनों की कटाई हो सकती है, अति पशुचारण हो सकता है, अति सिंचाई हो सकती है, औद्योगिकीकरण हो सकता है दोस्तों। अब इसके उपाय अपन को क्या क्या करने होंगे दोस्तों, तो पेड़ लगाने होंगे अधिक से अधिक, अति सिंचाई न करना होगा, अति पशुचारण न करना होगा, और प्रदूषित जल में फेंकना नहीं है दोस्तों। तो ये सब उपाय करोगे आप तो एक बार देख लेना दोस्तों, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है कि
भूमि के निम्नीकरण के कारण कौन कौन से हैं? तो भूमि के निम्नीकरण के जो कारण हैं, एक तो हो जाएगा वनों की कटाई करते हैं, अति पशुचारण करते हैं, अत्यधिक सिंचाई करते हैं और अत्यधिक औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप भूमि का दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है दोस्तों? ह्रास हो रहा है। इस कारण से इसके उपाय के लिए अपन क्या सुझाव सुझाएंगे? तो अत्यधिक पेड़ लगाएंगे, सिंचाई थोड़ी कम करेंगे, पशुचारण थोड़ा कम करेंगे, प्रदूषित जल थोड़ा कम करेंगे और अन्न वेस्टेज थोड़ा कम करेंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट, मृदा संसाधन को देखिए। मृदा में मिट्टी होती है दोस्तों, क्या होती है? मिट्टी। और मिट्टी संसाधन एक कैसा है? महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका निर्माण है जो लाखों करोड़ों वर्षों में होता है दोस्तों। कैसे होता है? लाखों करोड़ों वर्षों में होता है। और मिट्टी का जो निर्माण होता है नदी द्वारा बहाकर लाई गई कंकड़ पत्थर मिट्टी जो बारीक महीन एक परत दर परत बिछाई जाती है, उसे उसके कारण लाखों करोड़ों वर्षों में इसका क्या होता है? निर्माण होता है। और मिट्टी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं अपन को पता है, जैसे कि भूआकृति प्रभावित करती है, जलवायु प्रभावित करती है, शैल चट्टानें प्रभावित करती है, तापमान प्रभावित करता है और क्या करती है? पवन भी क्या करती है? इसको प्रभावित करती है। कहने का मतलब है पर्वतों पे जाएंगे तो पर्वत जैसी मिट्टी पाई जाएगी, जहाँ की जलवायु जैसी होगी वहाँ की मिट्टी वैसी पाई जाएगी, जहाँ की चट्टान सेल्स जैसी होगी वहाँ की मिट्टी वैसी पाई जाएगी, जहाँ का तापमान जैसा होगा और जहाँ पे जैसी पवन चलेगी वैसी मृदा पाई जाएगी। तो आप देखिएगा भारत में जो मृदा के प्रकार दे रखे हैं आपकी किताब के अकॉर्डिंग तो 6 दे रखे हैं। एक तो जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और कौन सी? वनीय मृदा। और मैं आपको ये मानचित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो जलोढ़ मृदा है जो इस वाले पार्ट में पाई जाती है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा के द्वारा जलोढ़ मृदा का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। इसके परिणाम स्वरूप देखिएगा एक नेक्स्ट मृदा दे रखी है काली मृदा। कौन सी दे रखी है? काली मृदा दे रखी है। और काली मृदा को आप देख सकते हो, ये काली मृदा है दोस्तों। कौन सी है? काली मृदा। और काली मृदा है जो कपासी मृदा के लिए भी क्या है? कपासी मृदा के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कही जाती है। इसके अलावा अगला देखिएगा दोस्तों, अगला जो दे रखा है लाल और पीली मृदा। कौन सी दे रखे हैं? लाल और पीली मृदा। तो लाल और पीली मृदा को देख सकते हो दोस्तों आप, ये जो दे रखा है, एक मिनट, लाल और पीली मृदा को देख सकते हो, ये लाल और पीली मृदा है। कौन सी है? लाल और पीली मृदा है। इसके अलावा आप देख सकते हो काली मृदा को, काली मृदा हो गई, जलोढ़ हो गई, लाल और पीली हो गई है ना। लेटेराइट मृदा को देखिएगा, किसको देखना है? लेटेराइट मृदा को। चौथे नंबर की जो मृदा दे रखी है लेटेराइट मृदा दे रखी है। और लेटेराइट मृदा ये वाली है दोस्तों, ये जो दे रखी है ना साइड में, ये वाली कौन सी मृदा है? लेटेराइट मृदा। कुछ यहाँ पे भी पाई जाती है लेटेराइट मृदा। इसके अलावा मरुस्थलीय मृदा देख सकते हो, ये राजस्थान में पाई जाती है अधिकांशतः। कहाँ पाई जाती है? और ये वनीय मृदा को ही अपन कौन सी मृदा कहते हैं? वनीय मृदा को बताइएगा कौन सी? पर्वतीय मृदा कहते हैं दोस्तों। कौन सी कहते हैं? पर्वतीय मृदा। और पर्वतीय मृदा पर्वतों पे पाई जाती है इधर, ठीक है। कौन सी मृदा पाई जाएगी? पर्वतीय मृदा। इसके अलावा आगे देखिएगा, ये दे रखा है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा दे रखा है? जलोढ़ मृदा। आप देख सकते हो एक मिनट, इसको चेंज कर लेते हैं, रेड। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो मृदा पाई जाती है दोस्तों, कौन सी पाई जाती है? यह संपूर्ण भारत के 40% भूभाग पर पाई जाती है दोस्तों। वैसे 43 है एक्चुअली तो, लेकिन 40 के लमसम बता सकते हो आप इसको। तो जलोढ़ मृदा व उसकी विशेषताएं देखेंगे। भारतीय जलोढ़ मृदा कितने % भाग पर पाई जाती है? किसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और कुछ तटीय क्षेत्रों में भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो भारतीय मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को देखिए 40% भूभाग पर है दोस्तों। कितने पर? 40% पर। और यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं इसको देख लीजिएगा। धान है, गन्ना है, धान है, गन्ना, गेहूँ, आलू, तिलहन और दलहन जैसी फसलें उगाई जाती है। इसमें किसकी प्रचुरता पाई जाती है? तो पोटास का चूना, पोटास की सर्वाधिक क्या पाई जाती है? कौन कौन से तत्वों का अभाव पाया जाता है? तो
नाइट्रोजन फास्फोरस का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, काली मृदा। काली मृदा को अभी जस्ट बताया कपासी मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। तो देख लीजिएगा, वैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है, कपासी मृदा के लिए सर्वाधिक क्या है, उपयुक्त मृदा मानी जाती है। इसके अलावा और देखिएगा, यह भारत के 15% भूभाग पर पाई जाती है। कितने पर पाई जाती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है और महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में पाई जाती है। और ये अधिकांश तो ढक्कन के पठार पर पाई जाती है। इसका जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से निर्मित मृदा के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो देखिएगा, ढक्कन के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी को अपन किस नाम से जानते हैं, रेंगुर मृदा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रेंगुर मृदा के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा, इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। किससे हुआ है, ज्वालामुखी निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। इस मिट्टी को श्वेत जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं, श्वेत जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें नमी की समाप्ति के बाद दरारें क्या हो जाती हैं, पड़ जाती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता कैसी होती है, अधिक होती है, जिस कारण से यह मृदा शुष्क कृषि के अनुकूल होती है। किसके अनुकूल होती है, शुष्क कृषि के अनुकूल होती है। देखिएगा, मैं दोबारा से एक बार इसको बता देता हूँ, देख लीजिएगा। काली मिट्टी है जो कपासी खेती के लिए क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त है। 15% भाग पर पाई जाती है। कितने पर पाई जाती है, 15% भाग पर पाई जाती है भारत के। और इसके अलावा ये ढक्कन के लावा के पठार में पाई जाती है। और इस मिट्टी को अपन कौन सी मृदा कहते हैं, रेंगुर मृदा कहते हैं। इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसे श्वेत जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। दरारें सी पड़ जाती है, जिस कारण से इसको अपन कौन सी मृदा कहते हैं, श्वेत जुताई वाली मृदा कहते हैं। इसके अलावा इसमें नमी की समाप्ति के बाद दरारें पड़ जाती हैं। इसमें धारण करने की क्षमता कैसी होती है, अधिक होती है, जिस कारण से ये शुष्क कृषि के लिए अनुकूल होती है। और ये पाई कहाँ जाती है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा देखिएगा, लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी देखनी है, लाल मिट्टी को देखिए। लाल मिट्टी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। लाल मिट्टी है जो भारत के लगभग 18% भाग पे पाई जाती है। पाई कहाँ जाती है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र और उड़ीसा में। इसके अलावा मध्य प्रदेश का तो दक्षिणी पूर्वी भाग है। कौन कौन सी चीज़ें उगाई जाती है, तो मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, कपासी, गेहूं, मक्का ये उगाए जाते हैं। कौन से तत्वों की प्रधानता है, तो लोहा तत्वों की प्रधानता है। मैं आपको बता देता हूँ लाल मिट्टी का वैसे निर्माण कैसे होता है, क्योंकि इसमें फेरस की क्या होती है दोस्तों, अधिकता होने के परिणाम स्वरूप जब इसमें जल से कुछ क्रिया कर लेता है तो इसमें मिट्टी का रंग जैसा कि लाल होने लगता है। लेटेराइट मृदा की विशेषता देखिए, ये भारत के इतने % पे पाई जाती है। और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा के में पाई जाती है। इसके अलावा इससे क्या क्या चीज़ें पैदा होती है, तो चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना और काजू पैदा होता है। पोषक तत्वों के अंतर्गत देख सकते हो आप, लोहा है, एल्युमिनियम है। कौन सा है, लोहा है और एल्युमिनियम है। और कमी किस किस की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। इसके अलावा देखिएगा, ये लास्ट बचा हुआ है दोस्तों आपकी चैप्टर का। और इसके पश्चात मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है। दोस्तों कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। भारत की मरुस्थलीय मिट्टी में उसकी विशेषता, तो भारत में जो मरुस्थलीय मिट्टी है उसको देख लीजिएगा। विस्तारित क्षेत्र मरुस्थलीय मिट्टी है जो अधिकांश तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा गुजरात भी हो जाएगा और पंजाब भी हो जाएगा। आप देख सकते हो, दक्षिणी पंजाब हो जाएगा, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसके अंतर्गत मोटे तौर से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। तो बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज, सरसों, जौ उगाई जाती है। पोषक तत्वों की प्रचुरता है, तो इन तत्वों की लोहा और एल्युमिनियम पाया जाता है। पोषक तत्वों का अभाव है, तो नाइट्रोजन, पोटास, चूना की क्या है, कमी है। अगला देखिएगा, ये दे रखी है कौन सी मृदा,
इसको अपन पर्वतीय मृदा भी बोल सकते हैं, वनीय मृदा भी बोल सकते हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहले से इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय भाग तक। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इधर कश्मीर है, इधर अरुणाचल प्रदेश, इनके मध्य में कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है बताइएगा, वनीय या पर्वतीय मृदा। इसे अपन कौन सी, भारत में पर्वतीय मिट्टी। इसके अंतर्गत देखिए सेब, नाशपाती, आलू और जीवाश्म की क्या होती है, अधिकता होती है, इनकी क्या होती है, कमी होती है। पोटास, फास्फोरस, चूने की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। एक और देख लीजिएगा, लवणीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लवणीय मिट्टी। इसको अपन क्षारीय मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये अधिकांश दलदली वाले क्षेत्रों, डेल्टाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, लक्ष्मी गुजरात, पूर्वी तट के क्षेत्र, सुंदरवन के क्षेत्र, मुख्यतः जो फसलें दे रखी ये उगाई जाती है। इसमें बरसीम, धान, गन्ना, गेहूं, आंवला, फालसा और जामुन। और कौन कौन से तत्वों की प्रचुरता है, तो इन तत्वों की है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और इन तत्वों की क्या है, कमी है। एक और देख लीजिएगा कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ जाए मृदा अपरदन किसे कहते हैं, तो मृदा का जब कटाव होता है या भाव होता है तो मृदा का अपरदन होता है। क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। इसके मृदा के अपरदन के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए कौन कौन से उपाय सुझाने चाहिए, तो उपाय देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो अपन सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती की जानी चाहिए, जिससे कि मृदा का अपरदन कैसा हो, कम हो। क्योंकि मृदा जैसे कि बारिश हुई, बारिश होने के परिणाम स्वरूप मृदा अगर बहेगी तो कम कम मात्रा में यहीं पर क्या हो जाएगी, बिछ जाएगी, जिससे कि मृदा का अपरदन थोड़ा कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। आगे देखिएगा, पेड़ लगाकर, जैसे कि अगर अपन ने पेड़ लगा दिए तो जब पवन चलेगी तो मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर न ले जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का अपरदन कैसा होगा, कम होगा। एक हल है, हलों का अच्छे से प्रयोग कर भी अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। ओके, थैंक यू बाय दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए। हमारा चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। ओके बाय दोस्तों।